हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस स्टोरी में गांव की रहने वाली उस माँ की कहानी है जो बेटे की चाहत में हद से गुजर गई और छोड़ गई हजारों सवाल। इस समाज के लिए क्या कभी मिल पाएगा उनका जवाब। हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां हैं, जिनमें से एक है लड़का पैदा करने की चाहत। भारतीय समाज में हर कोई एक आदर्श माँ, बहन, पत्नी और बेटी चाहता है, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि वह लड़की उनकी खून की रिश्तेदार हो। समाज में अन्य और भी सामाजिक बुराइयां हैं जो कई माता पिता को लड़की पैदा करने से बचने के लिए मजबूर करती है। ऐसी ही कहानी श्वेता की है, जो अपने घर में हर पल खुश रहती थी। सबसे मिलना जुलना, सबसे बात करना, सबका आदर सत्कार करना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और इसी बीच घर में खुशियों का ठिकाना न रहा जब सभी को पता चला श्वेता माँ बनने वाली है। सच में सभी घर वाले बहुत खुश थे, और हो भी क्यों न, घर में पहला बच्चा जो आने वाला था। मायके में भी सभी खुश थे और ससुराल में भी सभी खुश। श्वेता भी बहुत खुश थी और उसके पति कार्तिक भी। फिर वो समय भी आया जब माँ को इंतजार रहता है, मेरा बच्चा मेरी गोदी में आएगा। एक माँ के हजारों सपने होते हैं, उसके साथ साथ पूरे परिवार के भी सपने होते हैं, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्वेता ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह बेटा था, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। खुशियां मातम में बदल गईं और रह गए तो बस आंखों में आंसू। समय धीरे धीरे बदलता गया, दिन बीते, साल बीते। लगभग 1.5 साल बाद फिर से श्वेता माँ बनने वाली थी, पर इस बार सभी डरे हुए थे। पता नहीं भगवान इस बार किस्मत क्या रंग दिखाएगी। पूजा हुई, हवन हुआ और न जाने बहुत कुछ हुआ। चलो फिर वो दिन भी आ गया। अब की बार श्वेता को अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। सभी खुश हो गए कि चलो बेटी है, माँ की गोद में सही सलामत है। बड़े लाड़ प्यार से बेटी का नाम रखा गया निधि। बड़ा ही प्यारा नाम रखा। सब कुछ पहले की तरह अच्छा चलने लगा। फिर 1 साल बाद श्वेता माँ बनने वाली थी। अब की बार श्वेता को बेटी हुई, पर वो मरी हुई थी। और ऐसे ही समय बदलता रहा, पर श्वेता के मन में बेटे की चाहत घर करती चली गई। और हो भी क्यों न, ये समाज जिसमें हम रहते हैं, पुरुष प्रधान देश, यहाँ बेटी से ज्यादा बेटे की चाहत होती है। सबको घर का वारिस या चिराग चाहिए, चाहे उस चिराग से आग ही क्यों न लग जाए, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार श्वेता चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी और फिर उसको अस्पताल ले जा रहे थे। वहां जाकर उसने फिर एक बेटी को जन्म दिया, और ऐसे ही बेटे की चाहत में एक के बाद एक 3 बेटियां हो गईं। सभी सुंदर और प्यारी सी बेटियां थीं। तीनों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। श्वेता अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। कार्तिक भी बच्चियों पर जान छिड़कता था। उनके लिए मिठाई लाना, त्योहार पर नए कपड़े लाना, अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। बेटों की तरह लाड़ प्यार करता था। दादा दादी भी बहुत प्यार करते थे। अच्छे स्कूल में सभी का एडमिशन करवा दिया। सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन कहते हैं कि खुशियाँ ज़्यादा लंबी नहीं चलती। श्वेता बीमार रहने लगी। मैं मिलने गई। मुझे देखकर वह खुश होकर बड़े प्यार से मिली। मैंने उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुझे पता है अब की बार जरूर बेटा होगा। और मैं अवाक हो गई ये सुनते ही कि अब फिर से। दीदी आप ठीक तो हैं ना? क्या बोल रही हैं आप? मैंने झटके से अपना हाथ उनके हाथ से अलग कर लिया और मेरे मुंह से निकल गया, आप पागल हो गई हैं क्या? फिर उसने मुझे बिठाया और बोली, तुझे नहीं पता बिना भाई के बहन की जिंदगी क्या होती है।
इन बहनों को भी तो एक भाई चाहिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तो कोई हो। और तुझे पता नहीं, मेरे देवर भी यही चाहते हैं कि इसको कभी लड़का ना हो, पर मैंने भी बोल दिया कि लड़का तो जरूर जन्माऊंगी, चाहे मर क्यों न जाऊं। मैं यही कहकर आ गई कि भगवान आपको ठीक रखे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और कुछ दिन बाद श्वेता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश हो गए। चलो, कम से कम बहनों को भाई मिल गया, माँ को बेटा मिल गया और घर को उसका चिराग मिल गया। सभी खुशी फूले न समाये, हो भी क्यों न। इस खुशी के लिए श्वेता ने जो पीड़ा सही, जो दर्द सहन किए, लोगों के ताने सहे, बस एक इसी खुशी के लिए। एक माँ के लिए बेटे की खुशी शायद सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन बेटे के जन्म के लगभग 2-3 महीने बाद ही श्वेता बीमार रहने लगी। आए दिन अस्पताल में जाना, दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होता चला गया। उस समय ठंड बहुत बढ़ रही थी और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। श्वेता अस्पताल से आई थी तो मैं भी उससे मिलने चली गई। उसके घर जाकर देखा तो अजीब सा लगा। औरतें बैठी थीं जो उसका हालचाल पूछने आई हुई थी, पर श्वेता से बहुत दूर बैठी थी। कमरे के एक कोने में उसकी चारपाई पड़ी थी और उस पर एक कंबल पड़ी थी। मैंने पूछा, दीदी कहाँ है? तो उसकी बड़ी बेटी ने बताया, मम्मी यहीं लेटी हैं। उसने कंबल हटाई तो एक बेजान शरीर जिसमें बस सांसें चल रही थी। मैंने कहा, श्वेता सो रही हो क्या? थोड़ा हिली और आंखें खोलने की कोशिश की। अब मैं उसके पास बैठ गई तो वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगी और बोली, तू मेरे पास मत बैठ, देख सभी मुझसे कितना दूर बैठी हैं, तू भी उनके पास बैठ जा। डॉक्टर ने कहा होगा इन सबको मुझे कुछ बीमारी है, तभी तो कोई मेरे पास नहीं बैठता। मुझसे कुछ बोला न गया। दिल किया कि बहुत जोरों से रो पड़ूं, पर आंसुओं को पीकर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उनकी आंखों को साफ किया, उनको थोड़ा सहारा देकर बिठाया और कहा, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे देखकर उनकी पड़ोसन भी थोड़ा पास में आकर बैठ गई। श्वेता मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी, तब सब काम किया करूंगी। आप चिंता मत किया करो, आप ठीक भी होंगी और पहले की तरह काम भी करेंगी। कुछ देर बाद मैं उनको आराम करने को कहकर अपने घर आ गई। मैं उनका पता बीच बीच में लेती रहती थी। अब वो पहले से काफ़ी ठीक हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। श्वेता को लेकर मैं मंदिर गई। मैंने उनके ठीक होने की मन्नत मांगी थी जो शायद पूरी हो गई थी। एक दिन श्वेता दीदी हमारे घर आई, बहुत घबराई हुई सी थी और थोड़ा गुस्से में भी। मैंने चाय पानी देकर पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं? वो रोने लगी। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी निधि भी रोने लगी। मैंने कहा, बात तो बताओ, हुआ क्या? वो बोली, मेरी सासू माँ मेरी निधि की शादी करने की जिद कर रही हैं। और वो कांपते हुए बोली, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हूँ, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं हुई है। मैंने उनको काफ़ी देर तक समझाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाल विवाह कानूनी अपराध है और हम सब आपके साथ हैं। मैंने उनको दिलासा दिलाया। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ उठने लगे। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? मैंने उनकी सासू माँ को अपने घर बुलवाया। बड़े गुस्से में उनसे बात करते हुए सीधे सीधे पूछ लिया, आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि आप सभी लोग गलत कर रहे हैं। यह सुनकर वह थोड़ा घबरा गई। इसको क्या हो गया? अब तो वो समझ गई कि अब सबको कुछ कुछ बताना होगा और वो रो रो कर सब बताने लगी कि मैं तो खुद अपनी पोतियों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। तुझे नहीं पता श्वेता को क्या बीमारी है, इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ।
लेकिन मैं बोली, इसका शादी तो कोई इलाज नहीं है। बेटी, तुम ही सोचो कि यहाँ उसे पानी तक अपने आप लेकर नहीं पिया जाता तो बेटी की शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। उसका शरीर भी और दिमाग भी ऐसा नहीं कि वो सब कुछ झेल लेगी। बोली, बेटी, जब मजबूरियों का पहाड़ ऊपर आता है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी सब कुछ झेल लेता है। 3 साल से अपने भाई बहनों को वही संभाल रही है। उनको स्कूल भेजना, माँ की बीमारी, खुद की पढ़ाई और घर का सारा काम संभालना, पूरी जिम्मेदारी उस पर ही है। बेटी, श्वेता की सासू माँ रोए जा रही थी और अपनी एक एक मजबूरियों को बताया जा रही थी। अब तो निधि को अच्छे घर से रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद नहीं आएंगे। जो परिवार वाले आज ही साथ नहीं हैं, वो कल क्या साथ देंगे। बेटी, और अपने हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगी। और हो सके तो बहू श्वेता और उसकी बेटी को समझाना जरूर कि हम सभी बहुत मजबूर हैं। अब मैं मजबूर थी सोचने पर कि अब किसका साथ दूं और किसका ना दूं। मैं सब भगवान पर छोड़ दी और अपने काम में लग गई कि जो होगा आपके भरोसे सब कुछ है। कुछ दिन बाद श्वेता दीदी से मिली तो वो एक अजीब सी खुशी के साथ मिलकर बोली, ये देखो, लड़के की फोटो सुंदर है ना। मैं भी उसकी खुशी देखकर खुश हो गई। चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन बीतने लगे, सब ठीक होने लगा। घर वाले शादी की तैयारी करने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन श्वेता की छोटी बेटी घर आई और रोकर बोली, मम्मी को अस्पताल लेकर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने उसको थोड़ा खाना खिलाया और घर भेज दिया और बोला कि दीदी ठीक होकर आ जाएंगी। लेकिन अब की बार मन बहुत घबरा रहा था। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस बार डॉक्टर ने घर भेज दिया कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, अपने घर पर ही देखभाल कर लो। और श्वेता को लेकर घर वापस आ गए। सब देखने जाने लगे। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ कि अब तो मुश्किल है बचना, बस आखिरी समय है। मैं भी अपने घर वालों के साथ गई। जैसे उनके घर पहुंची, आगे देखा तो चारों तरफ सभी घर वाले बाहर वाले मौजूद थे। सभी बातें बना रहे थे कि क्या था बेटा पैदा करने में, कम से कम बेटियों में खुश तो थी, कोई बीमारी तो नहीं थी। हाय रे समाज। जब मैं श्वेता दीदी की तरफ आई तो देखा बस नाम मात्र सांस चल रहे थे। उसकी तीनों बेटी अपनी माँ को घेर कर बैठी थी और बेटा सासू माँ के पास था। पति सास पास थे, बाकी सब लोग कुछ दूर खड़े थे। निधि ने कहा, मम्मी देखो, चाची आपको देखने आई है, आंखें खोलकर तो देखो। मैं बस उनकी हालत देखकर रोए जा रही थी। श्वेता दीदी ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली और थोड़ी सी मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर गहरी सांस भरी और फिर न उठने के लिए हमेशा के लिए सो गई। ईश्वर, ये क्या कर दिया आपने? एक माँ को उसके बच्चों से जुदा कर दिया। बेटियों का दहाड़े मार कर रोना देखा नहीं जा रहा था। कभी अपनी माँ से लिपट कर रोती तो कभी अपने पिता से। एक बेटी मुझसे लिपट कर रो रही थी। मुझे ज़्यादा देर वहाँ रुकने नहीं दिया, घर ले आए। मेरी खुद की हालत खराब हो गई। ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है। न जाने कितनी माएँ एक बेटे की चाहत में दम तोड़ देती हैं। श्वेता तो अपनी हरी भरी बगिया छोड़कर चली गई, ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। कुछ दिन बीते, लड़के वालों ने निधि की शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़की बोली, ये रिश्ता मैंने अपनी माँ के लिए हाँ किया था, अब जब वही नहीं रही तो मैं शादी नहीं करूँगी। बड़ी मुश्किल से निधि को मनाया गया। आखिर करती भी क्या बेचारी, लड़की जो ठहरी। कुछ रिश्तेदारों की मदद से शादी संपन्न हुई। सब कुछ हुआ, विदाई का समय भी आया और निधि का रोना किसी से देखा न गया। एक बेटी के जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी यही होती है जब बेटी बाबुल का आंगन छोड़कर ससुराल जाती है, जहां कोई अपना नहीं होता। पीछे छोटी बहनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। पिता, दादा, दादी सब रोए जा रहे थे। सबका बुरा हाल था और हो भी क्यों ना, अपने कलेजे का टुकड़ा जो विदा किया था। कुछ महीने तक सब ठीक रहा,
पर अब श्वेता के पति कार्तिक की भी तबीयत खराब रहने लगी। उसे अब कोई अच्छा नहीं लगता था। वो हर पल खोया रहता। शायद अब वो जुदाई के गम में नशा भी करने लगा था। श्वेता की सासू रोने लगती और बोलती रहती, बहू तो सब भार मुझ पर छोड़कर चली गई। अब अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे बच्चे को कैसे संभालूंगी। लेकिन कार्तिक किसी की न सुनता और कुछ महीने बाद कार्तिक भी चल बसा, अपनी माँ और बच्चों को रोता छोड़। अब उन सब को उस वारिस की लग गई। उसको भी बीमारियों ने घेर लिया। दादी अपने पोते को छुपाए फिरती। हे भगवान, मेरा सब कुछ लूट गया। बेटा बहू तो तूने मुझसे छीन लिए। अब मेरे घर के वारिस को मत बुझा। मैं कहीं की न रहूंगी। ये अपने बहनों का सहारा है, हमारे जीने की आस है। पोते का हर दवा हर संभव इलाज हुआ। हर जगह माथा रगड़ी बूढ़ी दादी। हाय रे किस्मत, सब कुछ बेकार चला गया। उस छोटे नन्हे बच्चे को, अपने पोते को, अपने वारिस को ना बचा सकी। हमेशा के लिए बुझ गया उनका चिराग। वह भी सो गया गहरी नींद में, जो अब कभी न उठने के लिए। और रह गया वही एक सवाल, क्या बस यही बेटे की चाहत थी? इस एक बेटे की चाहत ने सब कुछ खत्म कर दिया। जिनको जीवन जीने से पहले मौत आ गई। ऐसे भी हैं फूल जो खिले ही नहीं। इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों से यही कहेंगे कि देश प्रगति कर रहा है। लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावक सचेत भी हुए हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बेटी का पैदा होना अभिशाप माना जाता है। माता पिता उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं देते। बेटे को वंश चलाने वाला मानकर उनके जन्म पर ज्यादा खुशी व्यक्त की जाती है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, बेटी के प्रति परिवारों में सम्मान का भाव हमेशा कम ही रहेगा। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानती हूँ जहाँ बेटी को सरकारी स्कूल में और बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। बेटे के रहन सहन पर भी ज्यादा पैसा खर्च होता है। दोनों के बीच इस असमान व्यवहार के लिए परिवार के लोग ही दोषी होते हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। समाज में बेटी के जन्म पर अब कुछ जगहों पर खुशियां तो मनाई जाने लगी हैं, लेकिन पूरी तरह बदलाव अभी भी नहीं आया है। समाज में अभी भी लड़के के जन्म पर ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। मेरा मानना है कि बेटा बेटी सभी एक समान होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।